नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान लोक कला संस्कृति की क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी वर्तमान में हमारी जो डिस्कशन की श्रेणी चल रही है वह है राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं। साथियों, हमने पुरानी क्लासों के अंदर राजस्थान के कई सारे दुर्गों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन सभी दुर्गों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिससे कि साथियों आप सभी को उन क्लासों का भी मजा मिल पाए। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान के अंदर राजस्थान पुलिस हुआ, राजस्थान पटवारी हुआ और जो रीट भर्ती हैं या फिर यूँ कहें कि जो हाईकोर्ट के कर्मचारियों की भर्ती है चतुर्थ श्रेणियों की, ग्रुप डी की, तो उन सभी के अंदर आप सभी को यह सिलेबस देखने को मिलेगा। और साथियों, मेरी आशा रहेगी, मेरी उम्मीद रहेगी कि आप सभी इन क्लासों का पूरी तरीके से आनंद लेंगे और साथ ही अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयार भी होंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के नए दुर्ग के बारे में, जो कि पड़ता है हमारा जूनागढ़ का दुर्ग। साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर स्थित दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ जो निर्माण से संबंधित जानकारियाँ हैं वो पहले ही आपके लिए लिख रखी हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं किस तरह से इसका निर्माण के बारे में हमारे को जानकारियाँ मिलती हैं। साथियों, यह दुर्ग एक तरह से जो निर्माण के दो पार्ट के अंदर बना है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई इस दुर्ग का निर्माण दो भागों में हुआ था। यानी कि एक समय कभी इस दुर्ग का एक भाग बना था, परंतु कुछ समय पश्चात में जब समय बदलता है, इतिहास बदलता है, तो नया शासक आता है और उस दुर्ग के स्थान पर एक नया दुर्ग बना देता है। तो साथियों, उसी दुर्ग के खंडरों पर जो नया दुर्ग बनाया गया था तो वर्तमान का स्वरूप है। तो देखिए, जानते हैं सबसे पहले सन 1485 यानी कि 1485 के अंदर जो बीकानेर के पुराने दुर्ग की नींव राव बीकाजी की टेकरी के नाम से रखी गई थी। साथियों, राव बीका ने जो दुर्ग के एक तरह से इस दुर्ग का नींव रखी थी। और साथियों, कब रखी थी? तो 1485 के अंदर इस दुर्ग की नींव रखी थी। अब साथियों, किस नाम से रखी थी? तो उन्होंने रखी थी राव बीका जी की टेकरी। तो साथियों, इस नाम से इस दुर्ग की जो नींव रखी जाती है 1485 के अंदर। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ समय पश्चात में जब महाराजा राय सिंह शासन संभालते हैं तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद, साथियों करमचंद का नाम बहुत बार एग्जाम्स में बना है कि वे किस शासक के द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर जो इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, या फिर करमचंद किस शासक का प्रधानमंत्री था। तो साथियों, आपको अगर बता देते हैं कि जो भामाशाह है, भामाशाह किसके प्रधानमंत्री हैं? तो भामाशाह है महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री। साथियों, करमचंद की देखरेख में 1588 से लेकर 93 के मध्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी कि वर्तमान स्वरूप इनके द्वारा बनवाया गया है, राय सिंह के द्वारा। और साथियों, पुराना स्वरूप जो कि राव बीकाजी की टेकरी थी वह किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वह राव बीकाजी के द्वारा ही बनवाई गई थी। अब साथियों, आगे की बात करते हैं। जो इस दुर्ग से बनने वाली जो कहानियां हैं, इस दुर्ग की जो घटनाएं हैं, या फिर इस दुर्ग के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, महत्वपूर्ण उपनाम हैं, तो उन सभी को हम जानेंगे। साथियों, इस दुर्ग को बीकानेर का दुर्ग भी कहा जाता है। देखिए साथियों, बीकानेर का दुर्ग कहा जाने का कारण क्या है? तो यहाँ पर राव बीकाजी की टेकरी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, तो इसीलिए इसे बीकानेर का दुर्ग भी कहा जाता है। साथियों, यहाँ से यूँ मान लीजिए कि हमारे जो उपनाम है इस दुर्ग के बारे में, तो वह स्टार्ट होते हैं। साथियों, देखिए, इसके जो उपनाम के हम कवर करते हैं तो उपनाम को ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, बीकानेर दुर्ग। साथियों, इसका पहला उपनाम बनता है बीकानेर दुर्ग। सबसे पहले इसका स्थापना हुई थी जूनागढ़ के नाम से, तो बीकानेर दुर्ग जो राव बीकाजी की टेकरी पर बनने के कारण इसे बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना गया था। अब साथियों, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि भाई यह दुर्ग जो जमीन पर बना हुआ है और लाल पत्थरों से निर्मित है, तो इसीलिए इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो साथियों, अगर एग्जाम में बने कहीं भी कि भाई जमीन का जेवर किस दुर्ग का उपनाम हमें देखने को मिलता है या फिर किस दुर्ग का उपनाम है, तो आपको वहां पर आंसर लगाना होगा साथियों, जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। तो साथियों, इसके जो दो प्रमुख उपनाम हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो जमीन का जेवर है और जो बीकानेर दुर्ग है। अब साथियों, इसकी श्रेणी की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी श्रेणी किस तरह की है? तो साथियों, यह धावन्य और पहाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि यह जो कुछ एक तरह से पत्थर कंकड़ों के मध्य में भी स्थित है और गहरी खाइयों के मध्य में भी स्थित है, और इसके चारों ओर जो धावन्य यानी कि रेगिस्तान भी स्थित हैं। तो साथियों, आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि धावन्य व पहाड़ी श्रेणी का यह दुर्ग है। तो साथियों, यहाँ की श्रेणी की बात करते हैं तो लिख लीजिए, वह पारिद श्रेणी।
तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है कि भाई यह दुर्ग धावन्य श्रेणी और पारित श्रेणी के मध्य में आता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई साथियों देखिए हमने हर चीज़ को जाना है पहले कि भाई कौन सी श्रेणी किस तरह की श्रेणी होती है और किस श्रेणी में किस प्रकार के दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों धावन्य का मतलब होता है रेगिस्तानी और पारित का मतलब एक तरह से परकोटा जो कि होता है वह परिधि। आप साथियों पारित से मत यूँ रिलेट कीजिए कि भाई परकोटा साथियों इसके आसपास में कुछ चढ़ाड़ियाँ भी हैं, कुछ पहाड़ भी हैं छोटे मोटे, तो उससे कोई रिलेट नहीं होता है क्योंकि वो कोई बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो इसीलिए हमें जो मुख्यतः इसे धावन्य श्रेणी और पारित श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। साथियों पारित से आप यूँ कवर कर लीजिए भाई पारिधि यानी कि परिधि, और परिधि से आप रिलेट कीजिए पत्थरों से निर्मित परकोटा। तो साथियों ये चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आप सभी के लिए मैं उम्मीद करूँगा बेनिफिटेबल होगी और आपको बढ़िया लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में इसे शेयर भी कीजिए। साथियों अब आगे चलते हैं इस दुर्ग के बारे में जो विशेष जानकारियां हमारे लिए बनती हैं। तो देखिए इस दुर्ग की आकृति जो राव बीकाजी की टेकरी है तो उस टेकरी पर किस तरह से बनाई गई है। तो साथियों चतुर्भुजाकार एक आकृति का निर्मित दुर्ग है। तो साथियों आप लिख सकते हैं इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। इस दुर्ग की आकृति चतुर्भुजाकार है। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ जो बनती हैं कि भाई इसकी आकृति किस तरह की है, चतुर्भुजाकार है, और साथियों ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है तथा यह लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। तो साथियों यहाँ पर जानकारी जो क्लियर होती है कि इसकी आकृति किस तरह की है, आकृति यानी कि परिधि किस तरह की है। तो इसकी जो परिधि का निर्माण है चतुर्भुजाकार है, और जो दीवारें हैं साथियों इसकी वो लाल पत्थरों की हैं, यानी कि इसकी दीवारों पर यूँ कह सकते हैं कि भाई लाल पत्थर चिपकाए गए होंगे या फिर लाल पत्थरों से ही इसका निर्माण किया गया होगा। साथियों इससे पहले हमने दुर्ग किया था जैसलमेर का दुर्ग, तो उस दुर्ग के बारे में हमने कहा था कि भाई यह दुर्ग पीत पाषाणों से निर्मित है, यानी कि पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण साथियों उसे पीत पाषाण पत्थर या पीत पाषाण दुर्ग भी कहा गया था। अब साथियों बात करते हैं, देखिए तो इस दुर्ग के अंदर साथियों जो मुगल शैली से निर्मित हिंदू प्लस मुगल शैली से निर्मित जो दरवाजे हैं, तो दरवाजों में साथियों कहा जाता है कि भाई इसमें जो मुख्य दरवाजे हैं वो उनमें है सूरजपोल और तो सूरजपोल क्या है कि इसका एक मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए यूँ माना कि यह एक दुर्ग है, चतुर्भुजाकार दुर्ग साथियों मैंने यहाँ पर बनाया है। अब यूँ मान सकते हैं कि भाई ये इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है साथियों इसका नाम क्या है, तो सूरजपोल मुख्य प्रवेश द्वार। तो साथियों यहाँ पर सूरजपोल है जिसका मुख्य प्रवेश द्वार है। अब इसी के अंदर साथियों कुछ हल्का सा चौक भी है, और पश्चात में यहाँ पर एक फिर से अगला जो प्रवेश द्वार आता है। तो साथियों उस प्रवेश द्वार के पास में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो साथियों हमें देखने को मिलती है जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं। साथियों यानी कि इस दुर्ग के अंदर हमारे को यहाँ पर जो जयमल मेड़तिया हैं और फत्ता सिसोदिया हैं, इन दोनों की जो गजारूढ़ का मतलब साथियों की हाथी पर बैठी हुई प्रतिमाएं हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो साथियों आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। आप लिख लीजिए कि भाई जयमल मेड़तिया और यहाँ पर हो जाएगा फत्ता सिसोदिया। साथियों ये दोनों ही राजपूत सैनिक हैं जो कि अपने राज्य की अपने दुर्ग की रक्षा के लिए मारे गए थे। तो साथियों इन्होंने एक तरह से अपने यूँ कह सकते हैं कि भाई जो केसरिया होता है वो किया था इन्होंने, और केसरिया के अंदर इनकी मृत्यु होती है। तो अपने दुर्ग की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान प्राणों के न्यौछावर किए थे। तो इसीलिए यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थित हैं। तो साथियों आप लिख लीजिए कि भाई इस दुर्ग में जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। तो साथियों मैंने पहले ही कवर कर दिया है कि भाई गजारूढ़ का मतलब क्या होता है। तो भाई हाथी के ऊपर सवार जो प्रतिमाएं हैं वह स्थित हैं, और साथियों वह किसके द्वारा लगाई गई थी, तो वह लगाई गई थी राय सिंह के द्वारा, जो कि साथियों इस दुर्ग के शासक हुआ करते थे जिन्होंने इस दुर्ग के आधुनिक स्वरूप को तैयार किया था। साथियों एक मिनट में आया देखिए।
तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई राय सिंह के द्वारा जो इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता हैं या फिर इसके वर्तमान स्वरूप के निर्माता हैं, उन्हीं के द्वारा इस दुर्ग के अंदर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जो गजारूढ़ प्रतिमाएं भी स्थापित करवाई गई थी। अब साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए इस दुर्ग का जो दूसरा मैंने आपको बताया था जो मुख्य प्रवेश द्वार है, तो साथियों दूसरा मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है साथियों कर्णपोल। कर्णपोल इस दुर्ग का जो दूसरा मुख्य प्रवेश द्वार है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई कर्णपोल। अब सेकंड या फिर लिए द्वितीय मुख्य प्रवेश द्वार। तो साथियों यहाँ पर जानकारियां जो क्लियर होती हैं कि भाई कर्णपोल क्या है, तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, द्वितीय मुख्य प्रवेश द्वार है। और सूरजपोल क्या है, तो सूरजपोल इस दुर्ग का प्रथम जो प्रवेश द्वार है तथा उसी के अंदर जाने पर द्वितीय जो प्रवेश द्वार आता है। तो साथियों वहीं पर आपको जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित मिलती हैं। और साथियों उन प्रतिमाओं को स्थापित करने वाला शासक कौन सा है, तो वो है राज सिंह, जो कि इस दुर्ग का राय सिंह, जो कि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जा सकता है। अब साथियों देखिए इसी दुर्ग के आसपास इसी दरवाजे के पास में हमारे को यहाँ पर जो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि भाई जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति स्थापित मिलती है। साथियों इस प्रशस्ति के अंदर क्या कहा गया है, तो उसके अंदर बताया गया है कि भाई इस दुर्ग का इतिहास किस तरह का है और इस राज्य के बारे में जानकारियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। साथियों जो राय सिंह प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है, तो लेखक है जयिता। और साथियों राय सिंह प्रशस्ति को लिखवाने वाले कौन थे, तो लिखवाने वाले थे राय सिंह ही थे। और जयिता जो कि संस्कृत के विद्वान हैं उनके द्वारा उस प्रशस्ति को तैयार करवाया गया और इसी दरवाजे के पास में स्थापित किया गया था। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि दुर्ग के दूसरे मुख्य प्रवेश द्वार, दुर्ग के मुख्य दूसरे प्रवेश द्वार जो कि कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कर्णपोल के पास कर्णपोल के पास राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति लिखित है या फिर स्थापित है। तो साथियों यहाँ पर जानकारी देखिए मैंने जो बेहतरीन जानकारियाँ आप सभी के लिए तैयार करी हैं। तो देखिए सबसे पहली बात होती है जो ऐतिहासिक तौर पर जानी जाती है, तो वही जयमल फत्ता और जो सिसोदिया हैं, इन दोनों की जो प्रतिमाएं हैं, गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं, वह भी इस दुर्ग के अंदर जो कर्णपोल दरवाजा है वहीं पर स्थित है। और इसी के पास के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो जूनागढ़ प्रशस्ति है जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि भाई इस दुर्ग की दीवारों पर जो 37 बुर्जें हैं, 37 बुर्जें इस दुर्ग की दीवारों पर हैं और जो कि जो कि पूर्व में कभी जो दुर्ग की दीवारों पर किल जो तोबे रखने के काम में आते थे। तो साथियों आप लिख सकते हैं दुर्ग के 37 बुर्ज हैं जो कि पूर्व में तोपे रखने के काम आते थे। तो साथियों हमने जाना है कि वे जो बुर्ज हैं तो वो पूर्व में तोपे रखने के काम में आया करते थे। और साथियों सेंट टोटल कितने हैं, तो उनकी संख्या हमने यहाँ पर जानी है कि भाई 37 हैं। साथियों 99 बुर्ज कहाँ पर किस दुर्ग के अंदर में देखने को मिले थे, तो वो मिले थे जैसलमेर दुर्ग के अंदर, जो कि सर्वाधिक बुर्जों वाला शहर दुर्ग भी कहा गया है। और साथियों अब बात होती है अगले दुर्ग की, तो वह अगला है सेकंड जो कि 37 बुर्जों वाला शहर दुर्ग है। और वह कौन सा है साथियों, तो वह हमारा जूनागढ़ का दुर्ग है। तो प्लीज़ साथियों एक बार इसका ब्रीफ रिविजन करते हैं, इसके बाद में हमें मिटाना होगा। तो प्लीज़ अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक बार ले लीजिए। देखिए साथियों इसका रिवीजन करते हैं तो किस तरह से होगा इसका रिवीजन। सबसे पहले साथियों इसका नाम आता है जूनागढ़ दुर्ग। तो देखिए जूनागढ़ दुर्ग ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों, ये धावन्य श्रेणी और पारित श्रेणी के अंतर्गत आता है। साथियों पारित का मतलब होता है परकोटा, और जो धावन्य होता है तो इसके तहत क्या होता है, तो इस दुर्ग के चारों ओर रेगिस्तान होता है। अब साथियों देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों सबसे पहले इस दुर्ग के निर्माण की बात होती है तो देखिए हमें देखने को मिलता है कि वे राव बीकाजी की टेकरी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब साथियों बात होती है राव बीकाजी की टेकरी किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो राव बीकाजी के द्वारा ही बनवाई गई थी। और कब बनवाई गई थी, तो 1485 के अंदर।
तो साथियों अब इसके बाद में जब समय पलटता है, आगे कहानियां बढ़ती हैं, तो देखिए राव भिकाजी की टेकरी जब वो पुरानी हो चुकी थी और पश्चात में अगले शासक आते हैं राय सिंह। तो राय सिंह ने इस दुर्ग को या फिर उस टेकरी को हटाकर अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर 1588 से लेकर 93 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए साथियों इसके जो उपनाम हमारे को देखने को मिलते हैं, तो वो उपनाम कौन कौन से हैं हमारे लिए। देखिए बीकानेर का दुर्ग इसका उपनाम है, जो कि क्योंकि बीकानेर का दुर्ग क्यों नाम पड़ा है, तो साथियों देखिए पड़ा है ये बीकाजी की टेकरी पर के ऊपर बना होने के कारण इसे बीकानेर दुर्ग भी कहा गया है। साथियों जमीन का जेवर क्यों कहा गया है, तो जमीन का जेवर इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है और एक तरह से जो सोने जो थोड़ी क्या यूँ बोल सकते हैं कि भाई रेगिस्तान के मध्य में लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग होने के कारण इसे जमीन का जेवर भी कहा गया है। अब देखिए साथियों इसकी आकृति किस तरह की है, तो इसकी आकृति एक स्क्वायर के नाम स्क्वायर आकार आकृति है, यानी कि एक वर्गाकार आकृति है, सॉरी 4 भुजाकार आकृति है, तो चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है और लाल पत्थरों से यह निर्मित दुर्ग है। अब देखिए साथियों इस दुर्ग के अंदर क्या है, तो इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है सूरजपोल, तो सूरजपोल के अंदर घुसते ही हमारे को मिलता है कर्णपोल। अब कर्णपोल यहाँ पर सेकंड प्रवेश द्वार है और जो सूरजपोल है वह इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। साथियों कर्णपोल के पास में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर मिलती है जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं। तो साथियों हमने उसे यहाँ पर स्थान दिया है। देखिए दुर्ग में जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथियों उनको स्थापित करने वाले कौन थे, तो वह थे राय सिंह, जो कि यही शासक है जिन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की प्रतिमाएं, इन दोनों वीरों की प्रतिमाएं स्थापित करी थी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इस दुर्ग के बुर्जों की बात है, तो इस दुर्ग के बुर्ज कितने हैं, तो इस दुर्ग के टोटल 37 बुर्ज हमें देखने को मिलते हैं। साथियों जो कि पूर्व के अंदर एक तरह से सेना के काम में आया करते थे, जो कि तोपें रखने के काम में आया करते थे। अब साथियों अगली बात होती है, तो इस बात में अगली होती है कि वो जो संस्कृत के विद्वान थे जेईता, तो लिख लीजिए साथियों कि वो जो इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, लेखक हैं जेईता। जेईता एग्जाम में कई बार बना हुआ है क्वेश्चन साथियों, आरएस के एग्जाम में यह बहुत बार बना है कि भाई राय सिंह प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो राय सिंह प्रशस्ति का लेखक था जेईता। साथियों जेईता इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि एक संस्कृत के विद्वान हैं बहुत ही बड़े, जो कि लेखक थे, उनके द्वारा इस प्रशस्ति को लिखा गया है। और साथियों ये दुर्ग के कर्णपोल के पास में स्थापित है। अब इसे स्थापित करवाने वाले कौन शासक है, तो साथियों यह भी राय सिंह के द्वारा ही स्थापित करवाई गई थी। और साथियों इसके लेखक कौन है, तो जेईता हमने कवर कर लिया है। अब देखिए साथियों इसके बारे में और भी जानकारियां हैं, जो कि इसके अंदर कौन कौन से महल हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं, तो हम उसे आगे की ओर कवर करते हैं। तो साथियों मुझे इसे मिटाना होगा, तो प्लीज़ आइए। साथियों अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ इसे एक बार शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को मतलब इसके बारे में बताइए। और साथियों लाइक करना ना भूलिएगा क्लास को, क्योंकि साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर पश्चात के अंदर इस तरह का जो मटेरियल निकल कर आता है। और साथियों मेरी आशा रहेगी, मेरी उम्मीद रहेगी कि आप सभी के लिए जो मटेरियल है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा और आपके लिए एग्ज़ाम में यह बहुत हेल्पफुल भी होगा। साथियों अब बात करेंगे हम आगे की, तो देखिए आगे की जानकारियों के जैसे आपको बता देते हैं कि यह दुर्ग इस दुर्ग के अंदर जो प्रमुख महल हैं, तो देखिए प्रमुख महल हमारे को क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रमुख महल। साथियों रेड पेन थोड़ा सा यूज हो गया है, प्लीज़ देखिए प्रमुख महल। तो साथियों प्रमुख महल के अंदर बात होती है, तो इस दुर्ग का पहला जो महल है वह है अनूप महल। तो साथियों देखिए पहला महल अनूप महल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अनूप महल। साथियों इसके अंतर्गत क्या होता था, तो इसके अंतर्गत जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक होने की जानकारियां हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो साथियों आप लिख सकते हैं यहाँ शासकों का राज तिलक होता था। यहाँ पर यानी कि जो बीकानेर शासक हुआ करते हैं उनका राज तिलक होने की जानकारियां हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। अब साथियों इसके अंदर कौन कौन से और भी जो महल है, नॉर्मल महल आपको पता है बहुत सारे होते हैं एक दुर्ग के अंदर, तो सूरदास महल हुआ, फूल महल हुआ और कर्ण महल हुआ, जो कि इस दुर्ग के प्रमुख महल भी हैं। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई सूरदास महल। अब अगला होगा कर्ण महल। साथियों इसी के अंतर्गत आगे की और भी जो इमारतें हैं इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं, तो देखिए फूल महल हुआ और जो सूरदास महल भी हो चुका है, अब होगा लाल निवास महल और गंगा निवास महल। तो देखिए आप लिख सकते हैं पहला तो फूल महल जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है, तो फूल महल। अब होगा लाल निवास, गंगा
निवास। साथियों एक दुर्ग के अंदर हमें बहुत सारे जो इमारतें, बहुत सारे महल और कई सारे जलाशय भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों दुर्ग एक बहुत बड़ी एक तरह से जो भूमिका होती है राज्य के संचालन के अंदर, और उसका बहुत ही बड़ा एक तरह से स्वरूप होता है जो कि जाना जाता है अपने स्थापत्य कला और अपने इतिहास की वजह से। साथियों इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सूरदास महल, लाल निवास महल और गंगा निवास, कर्ण महल, फूल महल, और साथियों जो महल है सबसे इंपॉर्टेंट है तो वह है अनूप महल। तो साथियों अनूप महल के बारे में कथन क्या है, तो यहाँ कहा गया है कि भाई इस जो दुर्ग इस महल के अंदर यहाँ के शासकों का राज तिलक होने की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। अब साथियों आगे की बात करते हैं तो इसमें गंगा निवास जो है, गंगा निवास की दीवारों पर कहा जाता है कि साथियों इसकी दीवारों के ऊपर हमें कृष्ण की जो राज तिलक के चित्र हमें मिलते हैं। तो लिख सकते हैं कि भाई दीवारों पर राधा कृष्ण की रास लीला, रास लीला का अंकन। तो साथियों इसकी दीवारों पर हमें क्या मिलता है, तो इसकी दीवारों पर मिलता है भगवान श्री कृष्ण और जो उनकी पत्नी जो राधा है उनकी जो प्रेमिका, तो उनके जो रासलीला का अंकन हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब साथियों बात करेंगे इस दुर्ग के मंदिरों की, तो देखिए इसके जो प्रमुख मंदिर हुए हैं तो लिख सकते हैं आप प्रमुख मंदिर। साथियों प्रमुख मंदिर की बात होती है तो देखिए इसके अंदर एक दुर्ग के अंदर हमें बहुत सारे जो मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो साथियों पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट मंदिर एग्जाम की दृष्टि से बनता है तो वह हमारा है नागणेची माता का मंदिर और करणी माता का मंदिर। साथियों आप लिख लीजिए नागणेची माता, नागणेची माता का मंदिर। साथियों अगर आपको बड़ा मतलब कोई देखने में परेशानी हो रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपके लिए बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। अब साथियों आगे की बात होती है करणी माता का, करणी माता का मंदिर, यानी कि नागणेची माता का मंदिर और करणी माता का मंदिर जो कि इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर हैं। अब साथियों इसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भाई इसी दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर, तो 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर भी इसी दुर्ग के मध्य में स्थित हैं। और साथियों बहुत बार एग्जाम्स की दृष्टि से यह बना है कि भाई किस दुर्ग के अंदर, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं, क्योंकि साथियों यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। तो साथियों इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से यह जो दुर्ग की जो एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो खूबी बताई है तो यह आप इसे पूरी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से नोट कीजिए और साथियों रट ही लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट जो होते हैं वह पूछे जाते हैं। तो साथियों आइए जानते हैं इस दुर्ग के बारे में कहे जाने वाले कथन क्या क्या हमारे को मिलते हैं। तो देखिए इस दुर्ग की दीवारों के कान होते हैं परंतु इस दुर्ग की दीवारें भी बोलती हैं। तो साथियों दीनानाथ दुबे जो कि एक इतिहासकार हैं उनके द्वारा इस दुर्ग की दीवारों के बारे में कथन कहा गया था। तो साथियों मैं यहाँ पर स्थान देता हूँ दीनानाथ दुबे। तो देखिए दीनानाथ दुबे ने कहा कि भाई दीवारों के कान होते हैं परंतु यहाँ की दीवारें बोलती भी हैं। तो लिखता हूँ दीनानाथ दुबे। साथियों इनका कथन क्या है, तो लिख लीजिए दीवारों के कान, दीवारों के कान होते हैं पर यहाँ की दीवारें बोलती भी हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा दुर्ग कंप्लीट होता है और इसके अलावा कोई भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए साथियों इसके बारे में एक जो नॉर्मल जानकारी अगर आप जानना चाहें तो जो अनूप महल है, तो अनूप महल के अंदर राय सिंह के द्वारा, जो कि इस दुर्ग के शासक हुए हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके द्वारा इसका आधुनिक निर्माण भी करवाया था या फिर यूँ कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप का निर्माण भी करवाया था। तो इन्होंने इस दुर्ग की जो महल की जो दीवारें हैं उस पर स्वर्ण जो कलाकृतियाँ अंकित करवाई थी, तो सोने का कार्य करवाया। तो लिख देते हैं सोने का काम किया हुआ है। तो साथियों यहाँ पर ये दुर्ग कंप्लीट होता है और अब जो हम अगला दुर्ग स्टार्ट करेंगे तो साथियों देखिए अगला दुर्ग कौन सा है। आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार के लिए, फिर हम जो अगला दुर्ग स्टार्ट कर रहे हैं।
हाँ, तो साथियों हमारा जो आज का अगला दुर्ग होगा वह होगा जयगढ़ का जयगढ़ का दुर्ग। साथियों जयगढ़ दुर्ग अपने इतिहास के लिए जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे एक तरह से आक्रमण झेले थे और अपनी एक जो महत्वपूर्ण छटा है जो कि आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है, तो उसके लिए भी इसे जाना जाता है। साथियों इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा के द्वारा, परंतु निर्माण के पश्चात में जब मिर्जा राजा ने इसका निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया था तो उसके पश्चात में कई सारे शासक ऐसे भी आए जो कि इसके निर्माण कार्य में अपनी भूमिका या फिर अपना हाथ या फिर हस्तक्षेप करते गए। साथियों पश्चात में 3 शासक और ऐसे आते हैं जो कि इस दुर्ग के निर्माण से संबंधित होते हैं, तो उन सभी को हमें जानना होगा और अंतिम जो शासक होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि भाई कौन से शासक थे जिन्होंने इस दुर्ग के निर्माण के बारे में जो इस निर्माण की कहानी को पूरा किया, यानी कि उनके शासनकाल में इस दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप उभर कर आया। साथियों हमारा जो अगला दुर्ग स्टार्ट हो रहा है वह है जयगढ़ का दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारे जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर क्या है साथियों, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। साथियों हम लिखते हैं जयगढ़ दुर्ग। तो देखिए साथियों इसके बारे में जो बेसिक जानकारियां बनती हैं कि भाई जयगढ़ दुर्ग है और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों इसका निर्माण के बारे में बात होती है तो सर्वप्रथम की बात है, देखिए साथियों सर्वप्रथम बात करते हैं तो प्रथम बार जब अकबर के टाइम की बात है, तो अकबर का टाइम साथियों जब होता है तो 1500 से 1590 के आसपास में जो टाइम पीरियड होता है, तो उस समय अकबर के सेनापति हुआ करते थे मिर्जा राजा मान सिंह, यानी कि जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि तत्काल में अकबर के सेनापति हुआ करते थे। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि अकबर के सेनापति मिर्जा राजा द्वारा या फिर यह किसी है मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कार्य चिल्ल के टीले पर स्टार्ट करवाया गया था। तो छात्र लिखिए प्रथम बार अकबर सेनापति अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा 1589 से लेकर साथियों 1614, यानी कि 1589 से लेकर 1614 के मध्य चिल्ल के टीले, साथियों चिल्ल के टीले पर शुरू, यानी कि इन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। अब साथियों आगे की जब बात होती है तो आगे इतिहास पलटता है, कहानियां आगे बढ़ती हैं, समय आगे बढ़ता है। तो साथियों अगले शासक आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो अपनी दूसरी भूमिका अदा करते हैं, तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय स्थान। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह ने इस दुर्ग के एक तरह से जो और भी जो निर्माण कार्य स्टार्ट करवाए थे, तो देखिए साथियों इसके चारों ओर एक परकोटा का निर्माण करवाया था जयसिंह के द्वारा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से लेकर 1667 के मध्य में इसके चारों ओर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों, यानी कि उन्होंने इसके जो चिल्ल के टीले पर जो एक तरह से आकृति बनवाई थी, तो उस आकृति के चारों ओर अब जो मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं, जो सेकंड राजा हैं इसके निर्माण में अपनी हस्तक्षेप करने वाले, तो उन्होंने इसके चारों ओर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों। तो लिख सकते हैं मिर्जा राजा जयसिंह ने चिल्ल के टीले के चारों ओर इस दुर्ग का इसका निर्माण करवाया। तो साथ ही यहाँ पर जानकारी जो कंप्लीट होती है कि भाई अगला शासक आता है और वह इस दुर्ग के जो चारों ओर इस टीले के चारों ओर जो कि इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। अब साथियों अंतिम कड़ी कौन सी आती है, तो सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के शासक भी हैं और जयपुर के संस्थापक भी रहे थे, तो उनके द्वारा इस दुर्ग का पूरी तरीके से निर्माण करवाया जाता है। और उनके साथ साथियों इसके अंदर कई सारे जो महल होते हैं, तो महलों का निर्माण वो करवाते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर साथियों जो अंतिम कड़ी है, और उन्हीं के पश्चात में कोई शासक नहीं आया है जिसने इस दुर्ग के अंदर जो कोई महल या फिर कोई भी इमारत का निर्माण करवाया था। तो साथियों हम लिखेंगे भाई सवाई जयसिंह द्वारा इस दुर्ग में थर्ड जो निर्माण होगा साथियों, तो सवाई जयसिंह के द्वारा इस दुर्ग के अंदर टाइम साथियों क्या है, तो टाइम 1700 से लेकर 1745 का मध्य का टाइम पीरियड है, 43-45 का होगा। तो लिख सकते हैं कि भाई जयसिंह द्वारा सवाई जयसिंह द्वारा 1700 से 1745
43 के मध्य दुर्ग में कुछ महल बनवाए गए, तो साथियों यहाँ पर जो जानकारियाँ मैंने दी हैं, तो अगर आपको वो बेहतरीन लगी हो तो प्लीज़ साथियों आप इसे लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों देखिए, आपके लिए क्लासें इंपॉर्टेंट होगी और मैं आपसे मतलब वादा करता हूँ आपको इस एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर जो मैं एग्ज़ाम आपके बारे में मैंने बताए हैं इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो उन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही सफिशिएंट है और पर्याप्त हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ साथियों आप हमारी क्लास के साथ में बने रहिए और हमारी क्लासें आप सभी को एंड तक लेकर जाएगी साथियों। यूँ नहीं कि मतलब बीच में हम समाप्त कर देंगे, हम अंतिम कड़ी तक लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ साथियों हमारे से जुड़िए और अपने सभी साथियों को भी जुड़ने के लिए कहिए। तो देखिए साथियों, जो नोट्स बना रहे हैं तो आप उसे पॉइंट वाइज पॉइंट बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा तो उस समय रिवीजन करने में परेशानी ना हो। साथियों यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट डाटा आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही खतरनाक है और रेयर है, जो कि किसी गाइड्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथियों ये जो जानकारियाँ हैं मैंने बहुत खतरनाक मेहनत के साथ में जुटाई है, यूँ मान सकते हैं भाई गूगल से, बहुत सारी किताबों से, गाइडों से मैंने आपके लिए जो डाटा है, ये जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं। अब देखिए साथियों आगे की बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। जो बेसिक जानकारियाँ हैं तो वह कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो साथियों इस दुर्ग के अंदर एक तोपखाना है। तोपखाना क्या है? तो उस तोपखाने के अंदर जो एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप का भी निर्माण किया गया था। और साथियों जयबाण तोप इस दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस बना है कि भाई जयपुर के किस दुर्ग के अंदर जयबाण तोप स्थित है। तो साथियों जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबाण तोप स्थित है। और वह तोप किसके द्वारा बनाई गई? तो साथियों वो बनाई गई थी इसी दुर्ग के अंदर स्थित एक जो तोप का कारखाना है उसके द्वारा बनाई गई थी। तो साथियों आप लिख सकते हैं इसी में, इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप खाना, अर्थात तोप खाना का मतलब होता है तोप का निर्माण करने वाला स्थान स्थित है। साथियों अब तोप की बात करते हैं तो तोप का नाम है जयबाण तोप। साथियों ये तोप कितनी मतलब वजन की है? तो साथियों इसके बारे में कहा जाता है कि भाई इसका वजन कितना है, तो 50 टन तो इसका वजन है और यह 50 मीटर लंबी भी है। तो साथियों आप लिख लीजिए, वजन की बात है तो देखिए वजन कितना है, वजन इसका 50 टन और लंबाई कितनी साथियों? तो लंबाई में यहाँ पर लिखता हूँ 50 मीटर। साथियों इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो मारक क्षमता लिखते हैं मारक क्षमता। साथियों मारक क्षमता इसकी है 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ है इसकी 50 मीटर और जो वजन है तो वजन इसका है 50 टन। साथियों मैंने टन नहीं लिखा है तो टन भी लिख लीजिए, 50 टन इसका वजन हमारे को देखने को मिलता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार बना हुआ है, तो प्लीज़ इसीलिए आप इसे नोट कीजिए और अपने स्टार मार्क भी कीजिएगा। साथियों बात करते हैं इसके गोले की, तो इसका गोला कितना टन का होता है या फिर कितने वजन का होता है? तो साथियों इसका गोला 100 किलो वजन का हुआ करता था। तो गोले का वजन लिख सकते हैं आप साथियों, गोले का वजन। तो साथियों गोले का वजन है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम इसके जो गोले का वजन हमारे को देखने को मिलता है। तो साथियों अब आगे की बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर और भी जानकारियाँ जो मिलती हैं। तो देखिए इस तोप के बारे में कहा गया है कि इस तोप का निर्माण के पश्चात में केवल इसे एक ही बार में प्रयोग लिया गया था। साथियों इसकी जो गर्जना इतनी खतरनाक होती है कि जब इसका प्रयोग में लिया गया तो साथियों वहाँ पर एक तरह से जहाँ भी इसका जगह गोला गिरा था तो वहाँ पर गागोलाव जो तालाब है जो चाकसू के अंदर पड़ता है तो उसका निर्माण हो गया था। यानी कि गोला गिरने से ही चाकसू के अंदर जो गागोलाव तालाब है उसका निर्माण होता है और तत्काल के अंदर उस क्षेत्र की या फिर जयपुर शहर की, जयपुर नगर की, जयपुर राज्य की जितनी भी महिलाएं थीं और पशु पक्षी थे उनका घर गिर चुका था। यानी कि इतनी खतरनाक इसकी गूंज होती है जिससे मतलब महिलाओं का घर भी गिर चुका था और एक तरह से उस तालाब का निर्माण भी हुआ था। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि इस तोप के गोले से, इसके चलाने से महिलाओं और पक्षियों के गर्भ गिर गए। तो साथियों यहाँ पर जानकारी जो मिलती है तो गिर गए थे। साथियों अब इसे एक ही बार चलाया गया था। वो एक ही बार कब चलाया गया था? तो मैं लिख देता हूँ साथियों, चाकसू
के निकट इसका गोला गिरा तथा गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ। तो साथियों यहाँ पर जो जानकारियाँ मिलती हैं वो बेहतरीन जानकारियाँ हैं, मैंने आप सभी के लिए तैयार करी हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिसके पश्चात में हमें इसे मिटाकर अन्य जानकारियाँ भी लिखनी होगी। साथियों, चाकसू के निकट गोगेलाव तालाब का निर्माण होता है और वह किससे होता है? तो वह होता है इसी जय बाण तोप के गोले से। साथियों, गोले का वजन कितना है तो हमने कवर किया है भाई। इसका गोले का वजन होता था 100 किलोग्राम और जो टोटल 35 किलोमीटर जो कि इसकी मारक क्षमता है इस तोप की, इसकी लेंथ कितनी? 50 मीटर है, 50 टन का इसका वजन भी है। साथियों, अब इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप अर्थात तोप खाना, साथियों दोनों ही एशिया के सबसे बड़े हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप भी है और सबसे बड़ा तोप खाना भी स्थित है। अब देखिए, अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा चिल के टीले पर साथियों इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया गया था, यानी कि एक आकृति या फिर एक शेप बनवाया था उन्होंने। साथियों, तो अब आगे की बात आती है, सेकंड जो संस्थापक आते हैं, सेकंड जो राजा आते हैं, तो साथियों वह है मिर्जा राजा जय सिंह। तो इन्होंने क्या किया? तो चिल के टीले के चारों ओर इस दुर्ग का निर्माण करवाने का गौरव प्राप्त किया। अब साथियों आगे और बढ़ते हैं तो देखिए, जय सिंह, सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के संस्थापक भी हैं, उन्होंने 1700 से लेकर 1743 के मध्य में इस दुर्ग में कुछ महलों का निर्माण करवाया। तो साथियों इसीलिए इसे अंतिम जो आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों अगले चीज़ों की। तो देखिए, इसे मिटाना होगा और साथियों अगर मिटाए नहीं तो पहले वहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए साथियों, इस दुर्ग के एक तरह से जो इस दुर्ग को कहा जाता है कि भाई यह दुर्ग आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। तो साथियों इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई यह आमेर की ओर झांकता दुर्ग है, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि भाई यह जो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है तो वहां से यह आमेर की ओर झांकता है। साथियों अब आगे की बात करते हैं तो देखिए, इस दुर्ग के कई सारे दरवाजे होने की जानकारियां हमें मिलती हैं, परंतु साथियों इसके दरवाजे सदैव हमेशा बंद रहा करते थे। अब बंद रहने का कारण क्या है? तो साथियों इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं मिलती हैं, परंतु इसके बारे में जानकारी जरूर है। यह है कि अब इस दुर्ग के बंद रहने के कारण तो देखिए पता नहीं है, परंतु ऐसी जानकारियां हैं कि इसके जो बंद रहने का कारण है तो वह कारण किसे कैसे पता था? तो वह इसके शासक होते थे, उन्हें और कुछ जो विशेष जो राज्य के जो आदमी होते थे, सैनिक होते थे, विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे, तो उन्हें इसके बारे में जानकारियां होती थी। तो साथियों इसीलिए इसे दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा गया है। रहस्यमयी दुर्ग भी कहा गया है, यानी कि इसे रहस्यमयी दुर्ग भी हमारे को कहने की जानकारियां मिलती हैं। अब साथियों आगे की बात करते हैं तो देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि भाई इस दुर्ग के अंदर जयपुर राजघराने का जो कि एक तरह से राजकोष हुआ करता था। तो साथियों एक तरह से यहाँ पर जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो जयपुर घराने का राजकोष होने के कारण यहाँ पर स्थापित है, और इस दुर्ग को एक तरह से रहस्यमयी दुर्ग भी कहा गया। तत्काल में पूर्व में यहाँ जयपुर राजघराने का राजकोष होता था, यानी कि यहाँ पर जानकारियां मिलती हैं कि भाई जयपुर घराने का यहाँ पर राजकोष भी हुआ करता था। अब साथियों बात करेंगे इस दुर्ग के दरवाजों की, तो देखिए अब तो मिटाना ही होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। साथियों अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ ले लीजिए एक बार के लिए। तो देखिए साथियों शुरुआत करते हैं दुर्ग के बारे में, जो बेसिक जानकारियां हैं कि भाई इस दुर्ग में कौन कौन सी इमारतें, कौन कौन से महल, जो कि हम हर दुर्ग के बारे में जानते हैं। साथियों अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि साथियों हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके और हमारा चैनल साथियों ग्रो कर सकें, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर हमारे चैनल की हालत इतनी नहीं है कि हम और भी ज़्यादा इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें लानी हैं। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी साथियों कुछ चीज़ें मतलब पॉसिबल हो पाएगी। अभी वर्तमान की हालत मतलब ऐसी नहीं है कि भाई हम आपके लिए और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें कोशिश कर सकते हैं। तो साथियों आइए जानते हैं आगे के बारे में बातें। तो देखिए ये क्या है, तो ये हमारा एक दुर्ग है। साथियों यह दुर्ग स्थित है, तो देखिए अब दुर्ग तो है, अब दुर्ग के साथियों हमारी जानकारियाँ मिलती हैं कि भाई इस दुर्ग के 4 जो प्रमुख दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं। साथियों 4 प्रमुख दरवाजे कौन कौन से हैं? तो दरवाजे हैं हाथीपोल, महलपोल, धुरुपोल और गणेश पोल। तो साथियों आपने देख सकते हैं कि भाई इसके
दुर्ग के 4 प्रमुख दरवाजे। पहला साथियों हाथी पोल, दूसरा गणेश पोल। साथियों हाथी पोल हो चुका है, गणेश पोल हो चुका है, और अब आता आएगा महल पोल और ध्रुव पोल। जो ध्रुव पोल, महल पोल, जो दोनों इसके प्रमुख दरवाजे थे। तो साथियों लिख सकता हूं मैं ध्रुव पोल, और चौथा होगा महल पोल। साथियों इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा गया है क्योंकि ये सारे जो दरवाजे हैं एक तरह से हमेशा बंद रहा करते थे। अब साथियों बंद रहने का कोई भी कारण हमें जानकारियां नहीं मिलती हैं, परंतु हाँ एक चीज़ जरूर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर राजकोष होता था, इसीलिए शायद हो सकता है इस दुर्ग को बंद रखा जाता था। अब साथियों ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे राज्य का एक तरह से राजकोष ही यहीं पर स्थित है, तो इसीलिए इसे बंद भी रखा जाना उचित हो सकता है। साथियों सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही गजब का दुर्ग था और इसकी कोई जानकारियां नहीं थी। इसके कई सारे गुप्त रास्ते भी होने की जानकारियां मिलती हैं, परंतु वो जानकारियां शासक को और जो विश्वास पात्र सैनिक होते थे या फिर राज्य के जो व्यक्ति होते थे उन्हें ही होती थी। साथियों कहा जाता है कि इस दुर्ग का रक्षक काल भैरव को बताया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई इसका रक्षक कौन है, तो काल भैरव। मैं लिखता हूँ साथियों यहाँ पर काल भैरव जो कि इस दुर्ग का रक्षक है। साथियों आप इसे अपने हिसाब से नोट कर लीजिए कि भाई इस दुर्ग का जो रक्षक कहा गया है तो वह किसे कहा गया है, काल भैरव को। अब साथियों आगे की बात होती है जब इंदिरा गांधी का टाइम आता है तो उन्हें जब जानकारी लगती है कि भाई इस दुर्ग में जब खजाना था, तो जो जयपुर का खजाना होने की जानकारियाँ मिलती हैं, तो उन्होंने एक सर्च अभियान भी चलाया था। तो साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई यहाँ इंदिरा गांधी ने अपने समय खजाने की खोज हेतु सर्च अभियान। साथियों सर्च अभियान इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसीलिए आप इसे डार्क नोट कीजिएगा क्योंकि एक अभियान का एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि भाई राज्य के किस दुर्ग के अंदर सर्च अभियान चलाया गया है। तो यह बहुत बार एग्जाम में बना हुआ भी क्वेश्चन है, तो सर्च अभियान चलाया गया था। साथियों खजाने की खोज के लिए इंदिरा गांधी ने अपने समय में सर्च अभियान चलाया। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ जो बनती हैं वो मैंने आपको दी हैं। अब देखिए इस दुर्ग के अंदर कौन कौन सी और भी चीज़ें स्थित हैं। तो साथियों दीवाने आम, दीवाने खास जो कि हर दुर्ग के अंदर मतलब हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो साथियों आप यूँ माना कि ये एक तरह से क्या है, दीवाने आम। साथियों ये क्या होती है, तो ये होती है एक सभा जिसके अंदर राजा बैठकर या फिर शासक बैठकर न्याय व्यवस्था या फिर दरबार का संचालन करता है। अब साथियों आगे की बात करते हैं तो यूँ माना कि यह क्या है, दीवाने खास। अब साथियों ये क्या चीज़ है, तो यह होती है जब मतलब एक तरह से कि राजा का निवास स्थान कह सकते हैं या फिर उनका एक तरह से पर्सनल रूम होता है, पर्सनल महल होता है जिसके अंदर वह रहते हैं। साथियों अब इसमें बात करते हैं तो क्या होगा, एक होता है लक्ष्मी निवास महल। तो साथियों लक्ष्मी निवास महल है जो कि इसी दुर्ग के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर ललित विलास मंदिर हैं और सूर्यदेव मंदिर हैं और विलास मंदिर जो कि 3 हमारे को जो प्रमुख मंदिर भी हैं। तो लिख सकते हैं कि भाई ललित विलास मंदिर और अगला मंदिर होगा सूर्य मंदिर। साथियों सूर्य मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं और कई भी बहुत से दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सूर्य मंदिर और भी स्थित हैं। तो इसी दुर्ग के अंदर भी सूर्य मंदिर हैं और ललित विलास मंदिर हैं और अगला मंदिर है जो विलास मंदिर के नाम से जाना जाता है, विलास मंदिर। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को यह दुर्ग पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ साथियों आज की क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आज की वीडियो को आप इसे लाइक कीजिए और इसकी रीच आपको बढ़ानी है, आपके चैनल को ग्रो करवाना है। तो प्लीज़ साथियों हमारे साथ में बने रहिए और हम आपको एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उन सभी को करवाएंगे। उसके पश्चात में हम दुर्गों, महलों, छतरियाँ और भी लोक देवता जो लोक संस्कृति के अंतर्गत आने वाले सिलेबस को पूरी तरीके से पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही अगर नए हैं तो प्लीज़ साथियों बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।